नमस्कार, स्वागत है आपका इलेवन क्लासेस में। हम भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में हमने जो अपनी पिछली कक्षा की है उसमें हम लोग विधायिका के बारे में पढ़े हैं। विधायिका में हम लोग संघ की विधायिका और राज्य की विधायिका, संघ की विधायिका में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में विस्तृत अध्ययन किए। राज्य की विधायिका में हम लोगों ने विधान परिषद और विधानसभा की बात की। उनसे जुड़े आप लोग विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों को देखिएगा और सॉल्व करिएगा तो आप लोगों को खुद ऐसा लगेगा कि जो विषय पढ़ाए गए हैं उसमें से 100% प्रश्न आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। राज्य व्यवस्था की ही कड़ी में पाठ्यक्रम को ध्यानगत रखते हुए हमारा अगला जो विषय है वो न्यायपालिका से है। न्यायपालिका विषय से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको ध्यानगत रखते हुए हमने न्यायपालिका को लिया है। हम इस न्यायपालिका वाले विषय में पढ़ेंगे कि हमारे न्यायपालिका का ढांचा कैसा है, स्वरूप कैसा है, यह कैसा निकाय है, इसके क्या क्या कार्य है, इनकी अपनी अधिकारिता क्या है, कौन कौन सी अधिकारिता है, आदि चीज़ों को हम लोग क्रॉनिकल वे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था विषय में जो चीज़ें पढ़ाई जाती है वो हमारे संविधान के अनुरूप ही पढ़ाई जाती है। संविधान में प्रावधानित प्रावधानों के अनुरूप जो अनुच्छेद, भाग, अध्याय होते हैं, उन अनुसूचियाँ होती हैं, उनको भी शामिल करके उनको एक वैधानिक रूप में बताया जाता है। आज हम न्यायपालिका जुडिशरी की बात करेंगे। जुडिशरी में हम बात करेंगे संघ की न्यायपालिका, उसके बाद राज्य की न्यायपालिका, उसके बाद जनपद की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका अर्थात हम बात करेंगे उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय की। उसके बाद राज्य की न्यायपालिका। राज्य की न्यायपालिका में हम बात करेंगे उच्च न्यायालय की, और उसके बाद उससे निम्नतर संस्थाओं, न्यायिक संस्थाओं को देखेंगे। उसके बाद हम इस अपने अध्याय में देखेंगे कि जो न्यायपालिका है इनके आदेश के अनुसार इनको और सही तरीके से कैसे सभी को न्याय सुनिश्चित हो सके, हमारे संविधान के अनुसार व्यवस्थाएं चल पाएँ, इसके लिए त्वरित न्याय की व्यवस्था हो पाए, इसको ध्यानगत रखते हुए न्यायपालिका के आदेशों के अनुरूप हमारी कुछ संस्थाएं डेवलप हुई हैं। जैसे आप ग्राम न्यायालय की बात करेंगे, ई न्यायालय की बात करेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करेंगे, बाल न्यायालय की बात करेंगे, आदि चीज़ों को भी हम लोग सविस्तार से देखेंगे। हमारे जो संविधान में है, हमारे भारत में न्यायपालिका का त्रिस्तरीय ढांचा है, 3 स्तरीय ढांचा है। सर्वोच्च स्तर पे संघ की न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका मतलब सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को ही उच्चतम न्यायालय कहते हैं, अंग्रेजी में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। उसके नीचे हमारा आता है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय एक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा या एक ही उच्च न्यायालय 2-3 राज्यों को कवर करता है, ऐसा हमारे संविधान में प्रावधान है। उसके बाद हम लोग आएंगे जनपद न्यायालय या सत्र न्यायालय की बात करेंगे। ये 3 स्तरीय ढांचे को हम लोग विधिवत पढ़ेंगे परीक्षा की दृष्टि से और अपनी समझ को बढ़ाने की दृष्टि से। सबसे पहली बात हमारी ये है कि प्रश्न में ये बार बार पूछता है परीक्षाओं में कि जो हमारे न्यायपालिका का स्वरूप है वो कैसा है। क्षमा चाहेंगे। तो भारत में न्यायपालिका का स्वरूप एक स्वतंत्र निकाय के रूप में है। उसके बाद 3 स्तरीय न्यायपालिका है। आप हमारे वीडियोस को अंत तक देखिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। भारत में स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करता है। हम बात करेंगे न्यायपालिका जुडिशरी की। भारत में स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करता है। स्वतंत्र निकाय से हमारा अभिप्राय ये है कि न्यायपालिका किसी भी दबाव में, चाहे वो दबाव आपका प्रशासनिक हो, चाहे वो दबाव आपका राजनैतिक हो, या मतलब किसी भी प्रकार के दबाव में कार्य नहीं करेगी। अर्थात न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी। यही हमारे संविधान में उल्लिखित प्रावधान है। प्रश्न ये भी पूछता है कि न्यायपालिका किस प्रकार का निकाय है। तो हमारी जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वो एक स्वतंत्र निकाय है।
इसका स्वरूप कैसा है, ढांचा कैसा है, 3 स्तरीय स्वरूप है। 3 स्तरीय स्वरूप, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। देखिए, संघ में सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, जिसे उच्चतम न्यायालय कहते हैं, उसके बाद उच्च न्यायालय राज्य स्तर पे, उसके बाद जिला और सत्र न्यायालय। पूछा जाएगा कि भारत में न्यायपालिका का सर्वोच्च रूप कौन सा है, तो हम बात करेंगे, अगर संघ की बात, भारत की बात कर रहे हैं, तो उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, जिसे सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। राज्य में प्रथम या सर्वोच्च, ये राज्य में सर्वोच्च है उच्च न्यायालय। जिला में, ठीक है। अब बात करेंगे, कई बार पूछता है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को उच्चतर न्यायपालिका कहा जाता है। उच्चतर न्यायपालिका, ये ऑप्शन में जैसे देता है कि उच्चतर न्यायपालिका में किसे किसे शामिल किया जाता है, उच्चतर न्यायपालिका में शामिल, तो हम लोग क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट, ठीक। अब उसके बाद उच्च न्यायालय से नीचे सभी को सम्मिलित रूप से निम्नतर या अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, लोअर कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं, ठीक है। अब न्यायपालिका जो हमारा है, उसके प्रयोगों से विकसित संस्थाएं हैं, उसमें लोक अदालत, उपभोक्ता अदालत, बाल व किशोर न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट, मोबाइल कोर्ट, ई अदालत और ग्राम न्यायालय। इतनी चीज़ों को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ये कक्षा कम से कम 2 से 3 कक्षाओं में हम न्यायपालिका के विषय को ख़त्म करेंगे। अब हम प्रारंभ करते हैं अपनी संघीय न्यायपालिका। संघीय न्यायपालिका में हम लोग सर्वोच्च न्यायालय से बात प्रारंभ करते हैं। देखिए, हमारे संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से 147 तक में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में प्रावधानित किए गए हैं। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान है, किस भाग में प्रावधान है, उस अध्याय किस अध्याय में है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हमारे संविधान के भाग 5 अध्याय 4 अनुच्छेद 124 से 147, ये तीनों प्रश्न हैं। आप देखेंगे पुराने प्रश्न पत्र को, तो इसमें ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। उसके बाद जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय का स्वरूप है, वो पूर्व में किसका स्वरूप है, तो जो 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था, हम लोग अपनी कक्षाओं में, प्रारंभ की कक्षाओं में पढ़े हैं भारत का संवैधानिक विकास, उसमें ये सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा गया है। तो जो हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 में द्वारा स्थापित किया गया था संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट जिसे हम कहते थे, फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय, उसी का ये प्रतिरूप है। ये भी प्रश्न पूछता है कि भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो किसका प्रतिरूप है, तो फेडरल कोर्ट का। फेडरल कोर्ट मतलब संघीय न्यायालय का। इसके साथ ही साथ जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, भारत में अंतिम अपीलीय न्यायालय है। अपील करने का अंतिम न्यायालय भारत में कहाँ है, सर्वोच्च न्यायालय है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा है। अब देखिए, इसके गठन की बात की गई है, सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 124(1) में भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा एवं इसके मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती है तब तक संख्या नहीं रहेगी। इससे हमारा अभिप्राय ये है कि जो सर्वोच्च न्यायालय होगा उसमें मुख्य न्यायाधीश को लेकर जो न्यायाधीशों की संख्या होगी वो 8 से कम नहीं होगी। कितने से कम नहीं होगी, 8 से कम नहीं।
ठीक है, ऐसा हमारा प्रावधान है। दूसरा इसमें से निहितार्थ निकलता है कि जो न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने और घटाने का दायित्व है, घटाने का नहीं बढ़ाने का दायित्व है, वो किसके पास है? हमारे संसद के पास। यहाँ से आप 2 प्रश्न 3 प्रश्न महत्वपूर्ण देखेंगे। ये तो आम प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में किस अनुच्छेद में बात की गई है, तो अनुच्छेद 124(1) में। लेकिन क्या ये प्रश्न अगर पूछेगा कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर न्यूनतम न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए, आपके ऑप्शन में रहेगा 6, 7, 8, 15, 20, 30, तो हमारा ऑप्शन होगा 8। अब हमारे वर्तमान में क्या इसका सीन है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में कुल न्यायाधीश कितने हैं? कुल न्यायाधीश 31 हैं। इस 31 न्यायाधीश में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 न्यायाधीश हैं। आइए इसको एक बार देखते हैं। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करता है। स्वरूप तीन स्तरीय न्यायपालिका है। सर्वोच्च न्यायालय जिसे या उच्चतम न्यायालय, संघ क्या है, उच्च न्यायालय राज्य का सर्वोच्च है, जिला और सत्र न्यायालय उसकी बात करते हैं। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को सम्मिलित रूप से उच्चतर न्यायपालिका कहते हैं। उच्च न्यायालय से नीचे सभी को सम्मिलित रूप से निम्नतर या अधीनस्थ न्यायपालिका कहते हैं। न्यायपालिका के प्रयोग से विकसित संस्थाएं हैं लोक अदालत, उपभोक्ता अदालत, बाल व किशोर न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट, मोबाइल कोर्ट, ई अदालत, ग्राम न्यायालय आदि। संघीय न्यायपालिका की बात करेंगे आज। तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हमारे संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है। यह मतलब सर्वोच्च न्यायालय 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय का ही प्रतिरूप है। यह भारत में अंतिम अपीलीय न्यायालय है। बार बार पूछा जाता है कि भारत में अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन है, तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय। गठन मतलब सर्वोच्च न्यायालय की गठन की बात हमारे किस संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 124(1) में। 124(1) हमारा ये कहता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा एवं इसके मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। यहीं से ये प्रश्न रेज होता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय होगा उसमें न्यूनतम न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कितनी होगी, तो वो 8 होगी। यहाँ ध्यान से पढ़िए। और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती तब तक यह संख्या यही रहेगी। मतलब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार, परिवर्तन करने का अधिकार, परिवर्तन में लेकिन बढ़ेगा, कम नहीं होगा, किसको है भाई? हमारे संसद को है। ठीक, वर्तमान में क्या चीज़ है? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल 31 न्यायाधीश है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 30 न्यायाधीश हैं। आइए अब इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े प्रमुख प्रावधानों को देखते हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय में आगे देखेंगे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, अहर्ताएँ क्या है, प्रक्रिया में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, हमारी कोलेजियम सिस्टम क्या है, उसके बाद वेतन भत्ते क्या है, किस अनुच्छेद में है, हटाए जाने की प्रक्रिया क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया। तो अनुच्छेद 124(2) में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श करके अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। यहाँ परामर्श से तात्पर्य हमारा किसी एक न्यायाधीश से परामर्श से नहीं है। यहाँ हमारा परामर्श से तात्पर्य कोलेजियम प्रणाली के में जितने न्यायाधीश होते हैं उनके परामर्श से है। बात देखिए, हमारे देश में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में कौन कौन शामिल होता है? उस प्रक्रिया में 5 लोग शामिल होते हैं। एक हमारे वर्तमान के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो शामिल होंगे। उसके बाद 4 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। ठीक है, जो हमारी कोलेजियम प्रणाली होती है उसमें पहले तो प्रश्न ये पूछा जाएगा कि भारत में
न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो कोलेजियम सिस्टम, कोलेजियम प्रणाली। कोलेजियम प्रणाली में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश सहित पाँच न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, वो मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? भूतपूर्व नहीं होंगे, वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, अब जैसे 5 लोग हैं, ये 5 लोग हैं, ये मान लीजिए कि मुख्य न्यायाधीश हैं, तो मुख्य न्यायाधीश की जब तक सहमति नहीं होगी और वो सहमति का प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा जाएगा, तब तक न्यायाधीश की नियुक्ति संभव नहीं है। उस आधार पर भी नियुक्ति नहीं संभव होती है, क्योंकि 2 लोग विरोध में हो जाएं, 2 लोग पक्ष में हो जाएं। तो जो निर्णय होता है वो मुख्य न्यायाधीश के प्रस्ताव देने के बाद ही न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो भारत में जो मुख्य न्यायाधीश है या अन्य न्यायाधीश है, उनकी नियुक्ति कौन करता है भाई? तो राष्ट्रपति करते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा? ये कोलेजियम सिस्टम, कोलेजियम व्यवस्था के द्वारा। अभी कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की बात की गई थी, जिसको बताना इसलिए लाजमी नहीं होगा क्योंकि उसको असंवैधानिक करार दे दिया गया है। तो जब असंवैधानिक ही है तो उसकी बात करना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अब न्यायाधीशों की अर्हताएं क्या होती है? न्यायाधीशों की अर्हताएं तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 124(3) में न्यायाधीशों की अर्हता मतलब योग्यता से संबंधित प्रावधान प्रावधानित है। उसमें एक प्रावधान है जो भारत का नागरिक हो, ये तो होना ही होना चाहिए। नीचे कुछ प्रावधान दिए गए हैं, इसमें से अगर वह व्यक्ति जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए अर्ह है, एक अर्हता को अगर पूरा करता होगा तो वो न्यायाधीश बनने के योग्य है। वो अर्हता क्या है? किसी उच्च न्यायालय में या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। दूसरी अर्हता क्या है? किसी उच्च न्यायालय में या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। अब 10 वर्ष जो अधिवक्ता रहा हो उसमें वो भी समय ऐड किया जाएगा, वो भी अवधि जोड़ी जाएगी जिसमें उस मतलब उस अवधि के दौरान वह या तो जिला न्यायाधीश रहा हो या जिला न्यायाधीश के ऊपर किसी संवैधानिक न्यायिक पद पर रहा हो। मान लीजिए कि वो 8 साल रह गया आपका अधिवक्ता और 2 साल जनपद न्यायाधीश है, तो यह योग्यता पूरी वो करेंगे। उसके बाद अंतिम है वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो मतलब डिस्टिंग्विश्ड नॉलेजेबल व्यक्ति हो, वो राष्ट्रपति के कंसर्न में, राष्ट्रपति की राय में। देखिए 3-4 योग्यताएं हैं, उसमें से किसी एक योग्यता को भी अगर ये फुलफिल करते हैं तो न्यायाधीश बनने के योग्य हैं। लेकिन इन योग्यताओं के अलावा यह आवश्यक है, हमारा संविधान ऐसा प्रावधानित करता है कि अगर आपको न्यायाधीश बनना है तो भारत का नागरिक होना आवश्यक है। अब सैलरी और अलाउंसेस की बात करेंगे, वेतन व भत्ते की बात करेंगे। तो वेतन और भत्तों के बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 125(1) में प्रावधानित है। अब वेतन, न्यायाधीशों को जो वेतन दिए जाते हैं जैसा संसद विधि द्वारा निर्धारित करे, संसद विधि द्वारा जैसा निर्धारित करेगी वैसा न्यायाधीशों को वेतन दिया जाएगा। लेकिन जब तक संसद ऐसा निर्धारित नहीं करती है, जब तक संसद ऐसा निर्धारित नहीं करती है तो हमारे संविधान के अनुसूची 2 में, हमारे संविधान के अनुसूची 2 में निर्दिष्ट वेतन दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि 2020 में संसद ने निर्धारण नहीं किया तो वेतन किसके दिया जाएगा? हमारी जो दूसरी अनुसूची है उसके अकॉर्डिंग वेतन दिया जाएगा न्यायाधीशों को। अब बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्या न्यायाधीशों का जो वेतन होता है वो आयकर से मुक्त होता है? तो जी नहीं, न्यायाधीशों की आय जो होती है आयकर से मुक्त नहीं है। ये बार बार पूछा जाता है। अब हमारा 125(2) अनुच्छेद क्या कहता है? न्यायाधीशों को मिलने वाले भत्ते, विशेषाधिकार, पेंशन, अवकाश आदि का प्रावधान करता है। यहाँ तक बात हो गई। अब न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया हमारे संविधान के अनुच्छेद 124(4) में दी गई है। लेकिन
हमारे संविधान में भले किताबों में लिख दिया जाता है कि न्यायाधीशों को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाएगा, जो बिल्कुल ही गलत है। हमारे संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए किया गया है। ठीक है, न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, वो हटाने की प्रक्रिया है। हमारा संविधान जो है उसका अनुच्छेद 124(4) न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। अब न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया कैसा है, अब उसी के आगे जो हमारा अनुच्छेद 124(5) है वो कहता है कि संसद विधि द्वारा जैसा निर्धारित करे, ठीक है, वही प्रक्रिया न्यायाधीशों को हटाने के लिए पाल्य होगी, मानी जाएगी। अब देखिए न्यायाधीशों की प्रक्रिया को थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे हटाया जाता है। संसद द्वारा, जैसा हम जाने अनुच्छेद 124(5) में, तो संसद में आपके 2 सदन होते हैं। संसद में एक लोकसभा और एक राज्यसभा। पहले तो हटाने की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन द्वारा प्रारंभ हो सकती है। ठीक है, अगर प्रक्रिया लोकसभा द्वारा प्रारंभ होती है तो लोकसभा के 100 सदस्यों के लिखित हस्ताक्षर द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा और वह लोकसभा अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा, पेश किया जाएगा। उसके बाद अगर राज्यसभा से न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो वो राज्यसभा के 50 सदस्यों के लिखित हस्ताक्षर सहित सभापति के सामने पेश किया जाएगा। ये दोनों बातें हो गई। उसके बाद क्या किया जाएगा, सभापति अगर उस प्रस्ताव को या अध्यक्ष उस प्रस्ताव को मंजूर करता है तो इस पे 3 सदस्यीय कमेटी का गठन होगा। ठीक, 3 सदस्यीय कमेटी का गठन हो गया। अगर वो कमेटी जो 3 सदस्यीय कमेटी है, अगर वो कमेटी यह साबित मतलब यह पाले कि जिस न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है सदन के द्वारा, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, तो उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है और अगर वह दोषी नहीं पाया जाता है तो उस प्रक्रिया को वहीं समाप्त कर दिया जाता है। दोषी पाए जाने के संदर्भ में आगे की प्रक्रिया हमारी क्या होती है, आगे की प्रक्रिया हमारी ये होती है कि अब वो दोनों सदनों में बारी बारी से उस प्रस्ताव को पास किया जाता है। अब प्रस्ताव वो किसके कैसे पास होता है, तो जो सदस्य संख्या है, लोकसभा की सदस्य संख्या 550, राज्यसभा की सदस्य संख्या 245, तो इसके बहुमत एवं उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा अगर यह संकल्प पारित कर दिया जाता है न्यायाधीश को हटाने के लिए, तो उस न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। वह प्रक्रिया जो प्रस्ताव होता है वह राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को पारित कर देता है, अर्थात न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। आइए इसी को देखिए। इसको किताबों में बहुत अलग तरीके से लिखा गया है। इसको याद करने की दृष्टि से क्या हमने देखा कि संसद के किसी सदन द्वारा, लोकसभा की बात की जाए तो 100 सदस्यों के प्रस्ताव द्वारा और राज्यसभा की बात की जाए तो 50 सदस्यों के प्रस्ताव द्वारा भेजा जाएगा। कहाँ, अध्यक्ष के पास अगर लोकसभा की बात होगी और सभापति के पास अगर राज्यसभा की बात होगी। 3 व्यक्तियों की एक समिति गठित होती है। अगर कदाचार का दोषी पाए जाते हैं तो सदन के बहुमत तथा उपस्थित के 2/3 प्रस्ताव पारित हो जाता है और राष्ट्रपति मंजूरी दे देता है। आइए एक बार और पढ़ते हैं इसको। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया बार बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 124(2) में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करके अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया है। कोलेजियम व्यवस्था में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। भारत मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों की अर्हताएं हमारे संविधान के अनुच्छेद 124(3) में दिया गया है। यह तो आवश्यक ही है कि वह भारत का नागरिक हो, लेकिन नीचे जो 3 अर्हताएं दी गई है, अगर उसमें एक अर्हता को व्यक्ति पूरा करते हैं तो वह न्यायाधीश बनने के योग्य हैं। किसी उच्च न्यायालय में या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। किसी उच्च न्यायालय में या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। इसमें वह अवधि भी जोड़ी जाएगी जब वह इस दौरान जिला न्यायाधीश या इसके ऊपर के न्यायिक पद पर रहा हो। वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो
उसके बाद वेतन भत्ते की बात करेंगे, सैलरी एंड अलाउंसेस की। अनुच्छेद 125(1) में वेतन मतलब वेतन किसका? न्यायाधीशों का वेतन जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे, और जब तक संसद निर्धारित नहीं करती है तब तक संविधान की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट वेतन दिया जाएगा। 2020 में मान लीजिए कि संसद ने वेतन निर्धारित नहीं किया है तो वो दूसरी अनुसूची में जितना निर्दिष्ट है वेतन न्यायाधीशों का उतना दिया जाएगा। प्रश्न ये महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि क्या न्यायाधीशों की आय आयकर से मुक्त होती है? नहीं, न्यायाधीशों की आय आयकर से मुक्त नहीं होती है। अनुच्छेद 125(2) हमारा क्या कहता है? न्यायाधीशों को मिलने वाले वेतन भत्ते, विशेषाधिकार, पेंशन, अवकाश आदि का प्रावधान करता है। न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 124(4) में महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। मतलब न्यायाधीशों को हटाने जाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 124(4) में दी गई है। इस अनुच्छेद 124(4) में महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अनुच्छेद 124(5) क्या कहता है? संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों को हटाए जाने से संबंधित प्रक्रिया का बंद कर सकती है। प्रारंभ कहाँ से होगा? संसद के किसी सदन द्वारा। अगर लोकसभा से होता है तो 100 सदस्यों के लिखित हस्ताक्षर द्वारा, अगर राज्यसभा से होता है तो 50 सदस्यों के लिखित हस्ताक्षर द्वारा। अध्यक्ष सभापति को पेश करते हैं। 3 व्यक्तियों की समिति गठित की जाती है। कदाचार का दोषी पाए जाने पर सदन के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा संकल्प पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति उस पर अपनी मंजूरी देती है और न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया पूरी होती है और उसी दिन से न्यायाधीश अपने पद पर रिक्त हो जाता है। अब हम अपनी अगली वीडियो में सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े 1-2 तथ्य रह गए हैं परीक्षा की दृष्टि से। उसके बाद तदर्थ न्यायालय की बात करेंगे। उसके बाद रिट के बारे में हम लोग विस्तृत पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर इसमें भी पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण उसमें चीज़ें हैं, विधियां हैं, और ऐसे ही हमारी कक्षाएं चलती रहेगी। आप लोग हमें YouTube चैनल हमारा जो है इल्विन क्लासेस, इसको और लोगों तक पहुंचाएं। कृपया हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ाने में आप अपनी मदद करें। यह मदद हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, हमारे टीम और हमारा मनोबल ऊंचा रखेगा। आप लोगों से निवेदन है कि जो गंभीर छात्र एवं छात्राएँ हैं उन तक हमारे वीडियोज़ की पहुँच को बनाने में अपनी मदद करें। हम आपको इस कार्य के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।